जितना हमने फ्रिक्शन में पढ़ा दिया वो आएगा। अब इसके आगे देखो, आज जो पढ़ाएंगे वो भी आएगा। नाउ हमारे चारों तरफ वॉट एवर वेजिटेशन इज देयर अराउंड अस इज नोन एज फ्लोरा। जो हमारे चारों तरफ जितने भी तरीके का वेजिटेशन है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अराउंड अस, चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे वो शर्ब्स हो, चाहे वो ट्रीज हो। हर्ब बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे पुदीना, धनिया, ये सब होते हैं, कोरिएंडर, सो वो सारी चीज़ होगी। तो और उससे हर्ब जो छोटे छोटे पौधे होंगे, और शर्ब्स जो संतरे टाइप के बड़े बड़े होंगे, थोड़े बड़े, और ट्रीज जो बहुत बड़े होंगे। सो डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन अराउंड अस इज कॉल्ड फ्लोरा। उसे क्या कहेंगे? फ्लोरा। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, लिविंग अराउंड अस आर नोन एज फाउना। डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन में सबसे छोटे को हर्ब्स कहते हैं, उससे बड़े को शर्ब्स कहते हैं, एंड ट्रीज जो सबसे बड़े होते हैं, ट्रीज। अराउंड अस इज कॉल्ड फ्लोरा, इसे फ्लोरा कहेंगे। ओके, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, different kind of animals living around us, इसमें सब कुछ आ जाएगा। एनिमल्स में बर्ड्स भी आते हैं, सब कुछ आएगा, ठीक है। लिविंग अराउंड अस इज कॉल्ड फाउना। Okay, now there is Gujo and Paheli visited Kaziranga National Park. They have visited Bharatpur Sanctuary. Some others have heard about Kaziranga National Park, that is Lok Shau Wild Sanctuary, Great Nicobar Reserve and Tiger Reserves. हमारे चारों तरफ कई बर्ड सेंचुरी होती हैं, प्राणी उद्यान होते हैं, कई नेशनल पार्क होते हैं, और कई, है ना, और कई ऐसे भी होते हैं जो बायो रिजर्व्स। तो इन सभी जगहों में हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे इस चैप्टर में, कि नेशनल पार्क में बर्ड सेंचुरी और बायो रिजर्व में अंतर क्या है। इन तीनों में कुछ तो अंतर होगा, तो ये भी हम डिफरेंस देखेंगे, इन सब में क्या चीज़ होती है। सो देयर इज नीड टू कंजर्व फ्लोरा एंड फाउना अराउंड अस। क्या हमें कंजर्व करना चाहिए? अगर हमारे यहाँ टाइगर्स हैं तो क्या उन्हें मरने देना चाहिए कि उन्हें बचा के रखना चाहिए? बचा के रखना चाहिए। आप ये देखो कि हमारे यहाँ जो पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें टाइगर एंड लॉयन दोनों पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी। तो और किसी जगह चीते और शेर एक साथ नहीं है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर आप देखो गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात का है, वहाँ शेर पाए जाते हैं, और सुंदरवन वहाँ वाइट टाइगर्स पाए जाते हैं। बहुत जगह और भी टाइगर्स हैं, मध्य प्रदेश में टाइगर्स पाए जाते हैं। 12 चीते ला के अफ्रीका से रखे गए थे कि नहीं, तो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और जब हमारे यहाँ कोरोना हुआ तो सब लोग मर रहे थे, लेकिन वे टाइगर्स कोरोना में भी नहीं मर रहे थे। तो क्या उनके जीन में, उनके डीएनए में ऐसी कोई चीज़ थी जो उन्हें बचा रही थी? उसकी कॉपी की गई कि क्या चीज़ उन्हें बचा रही है, फिर उससे एंटीडोट बनाए गए, और फिर इंडिया में सबको कोरोना की वैक्सीन लगी, फिर पूरी दुनिया में 110 देशों को बांटी हमने फ्री में। तो कौन बच रहा है? अगर मान लो चीता ना होता दुनिया में, मर गए होते सारे चीता, तो किसी को क्या पता चला कि दुनिया का कौन सा वो प्राणी है जो कोरोना से बच पा रहा है? कुत्ते भी मर रहे थे, लेकिन जब देखा गया लोगों में सब जगह कोरोना की एक डॉट लगाई गई, वायरस की डॉट, वायरस डाल दिया गया, देखे मरते हैं कि नहीं। और देखा नहीं, चीता तो जिंदा रह रहा है, ये क्या चीज़ है, पता करो इसके अंदर। तो जब डीएनए देखा, बोले ये सेगमेंट है, इस तरीके का, ऐसे मुड़ा होता है नहीं, ये डीएनए जैसे घुमा घुमा रहता है, देखा है नहीं, डीएनए ऐसे घुमा हुआ रहता है कि नहीं। तो बोली इसी में है ये चीज़, जरा इसकी कॉपी करो और इसका एंटीडोट बनाओ, सबको बांट दिया। तो बोलो इनके अगर जिंदा रहने से हमें फ़ायदा क्या है? इनके जिंदा रहने से जो डीएनए में जीन होता है, इनमें जीन होता है जो इन्हें सुरक्षा देता है,
वो जीन बचा रहेगा, नहीं तो टाइगर मरा तो गया सब कुछ, फिर तो वो जीन बचा ही नहीं रहेगा। तो अगर हमारे यहाँ इतने तरीके के 12,000 तरीके के 25-7,000 तरीके के पेड़, वी आर द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी आफ्टर अमेजन। अमेजन के जंगल जानते हो कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में, तो लैटिन अमेरिका में, तो लैटिन अमेरिका में है। उसके बाद जो अगला है वो इंडिया ही है। क्यों ऐसा क्यों है? इंडिया में इतने तरीके के कैसे फ्लोरा एंड फाउना है? क्यों? क्योंकि हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में थार डेजर्ट है, हमारे यहाँ गिर के जंगल भी हैं, इसके अलावा प्लेनर एरियाज हैं, कोस्टल एरिया है। अगर आप देखो तो दोनों तरफ भारत के इधर एक तरफ ये ईस्टर्न कोस्ट और एक तरफ वेस्टर्न कोस्ट। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड है जिनको हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। दीज आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसके अलावा भी हमारे यहाँ सुंदरबन डेल्टा है जिसमें यहाँ तक कीचड़ पाया जाता है, उसमें व्हाइट टाइगर्स पलते हैं। सो वी आर हैविंग ए वैरायटी ऑफ रिलीफ पैटर्न। हमारे पास क्या है? वैरायटी ऑफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, अलग अलग तरीके के। हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, मैदानी क्षेत्र भी हैं, तटीय क्षेत्र भी हैं, और बीच में प्लेट्यू भी है साउथ में, है ना, महाराष्ट्र डेक्कन प्लेट्यू। सो वी आर हैविंग ए वैरायटी ऑफ रिलीफ पैटर्न। यहीं पर शिमला भी है, बर्फ में चले जाओ तो जिसको जाना है, रेगिस्तान चले जाओ, जैसलमेर, सब कुछ है कि नहीं। दैट्स वाई वी आर हैविंग ए विविड बायोडाइवर्सिटी। इसी वजह से हमारे यहाँ एक विस्तृत जैव विविधता वाला क्षेत्र है और अलग प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं ना। अब ये बात कही जा रही है कि why we have to conserve our biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बताइए? बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। लिखो इस चीज को, डिफरेंट फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। कोई भी एक क्षेत्र हो सकता है, जैसे इंडिया is called its diversity। A country should conserve, चैप्टर का नाम ही देख लो, कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन? प्लांट, दोनों का कह दिया। प्लांट का मतलब फ्लोरा और एनिमल का मतलब फाउना, उसी के नाम पे चैप्टर बना दिया। So why should we conserve our biodiversity? हमें क्यों करना चाहिए? आने वाली जनरेशन देख भी पाए और उनके अंदर जीन होता है, तो हमने क्या किया, उसी से मेडिसिन बना सकते हैं, है ना। उनके अंदर का एक तरह का सर WBC होता है। हाँ, जब डीएनए होता है तो डीएनए, WBC तो सब क्या डीएनए का कड़ी है, उससे हम रेप्लिकेट करके कई चीजें बना सकते हैं। अब जब देखो, अब हमें इंडिया इज हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में क्या है? इंडिया इज हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी। व्हाई इट इज सो? हमें क्यों रिच बायोडाइवर्सिटी है? बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी का मतलब भौगोलिक क्षेत्र। यस, एज वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीफ पैटर्न। कौन कौन से रिलीफ पैटर्न है? दैट इज माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ कहाँ पे हैं? इंडिया में, हिमालय। इवन माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, जो और दूसरी वो 6000 है और ये 8448, 2000 ज़्यादा हाई माउंटेन्स हैं जो कि आइस लेडन है। इसके अलावा थार डेजर्ट है और डेक्कन प्लेट्यू, अभी बताएंगे आपको ये क्या होता है। और इसके अलावा नदर्न प्लेन, क्या नॉर्थ में बहुत प्लेनर एरिया है, नदर्न
प्लेन्स, और क्या क्या है, कोस्ट, कोस्टल एरिया एंड आइलैंड्स। ये हमारे यहाँ के रिलीफ पैटर्न है। और क्या अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं, ये तो है ही है। जितनी तरीके की जगह होंगी उतने तरह से वहाँ जानवर पाए जाएंगे। लेट अस सी दिस नाउ। हाँ, अब देखिए सारा एडिट करके कर लेंगे, मिला लेंगे। चलो नाउ, थ्री डायमेंशनल टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत में क्या है? भारत में देखो क्या देख रहे हैं, साउथ में तुम्हें क्या पता चल रहा है? तो साउथ में यहाँ जो ऊपर उठा हुआ चीज है, ये पूरा जो साउथ है ना, ये देखो ये पूरा साउथ ऊपर उठा हुआ, ये तुम्हें क्या लग रहा है, कोस्टल लाइन है क्या? इसी को कोस्ट कहते हैं, तटीय क्षेत्र, यहाँ बालू बालू है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, ऐसे यहाँ बहुत पत्ता पत्ता इधर भी है, जैसे मुंबई है तो वहाँ पर भी तो कोस्टल लाइन है, वो वेस्टर्न कोस्ट है। ये जो बीच का उठा हुआ क्षेत्र है, प्लेट्यू समझते हो, टेबल टॉप बीच में उठा है, ये पूरा साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है। ऐसा होगा कि अगर हम ये देखें तो ये देखो यहाँ ऐसा एक टेबल टॉप है जिसको कह सकते हैं ऊपर उठा हुआ, इसका नाम क्या है बोलो? डेक्कन प्लेट्यू। और ये सब कौन है, क्या कोस्टल एरियाज? कोस्टल एरियाज भी लिख सकते हैं, लाइंस, ठीक है। अब जरा देखो इसके अलावा और ऊपर देखो, क्या इसमें नदर्न प्लेन्स भी आते हैं? बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, ये तो पूरे पहाड़ी क्षेत्र हैं। प्लेट्यू में बारिश नहीं होती है, यहाँ नागपुर ये सब जो मध्य प्रदेश में किसान हर साल 100-200 हज़ार किसान मरते हैं, सूखा पड़ता है। प्लेट्यू पे आ गया बादल, बरसेगा ही नहीं। तिब्बत एक प्लेट्यू वहाँ कभी नहीं बरसा। अब और ऊपर चलो, ये सब प्लेट्यू है। क्या तुम्हें बिल्कुल लग रहा है जैसे किसी ने प्लास्टर कर दिया हो प्लेन? ये नदर्न प्लेन है। और हिमालय तो जरा देखो, तो पूरा ही कितना ऊंचा होगा, सोचो जरा जमीन से। ये अफगानिस्तान तक फैला है, हिंदू कुश, ये पूरा ये जो है ना पाकिस्तान, उसके बगल अफगानिस्तान। ये देखो गुजरात, सर इसमें थोड़ा थोड़ा मड है, वहाँ काफी मड है गुजरात का। और ये लक्षद्वीप बहुत क्लियर वाटर है कि नहीं? और देखो इसके अलावा श्रीलंका में आ जाओ तो ये तो इंडिया का लास्ट, देखो कितनी लॉन्ग कोस्टल लाइन है, और श्रीलंका ऐसा है। श्रीलंका में बहुत ग्रीनरी है। चलो इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास आइलैंड इतना सब कुछ है। तो क्या हमारे पास रिच बायोडाइवर्सिटी है निपुण की पुअर? रिच। वी शुड कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। वी शुड कंजर्व आवर। तुमको क्या लगता है ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये शहरों में या गांव में रहती होगी कि जंगलों में? जंगलों में। हर जगह नहीं रहती होगी, क्योंकि जो शहरों में बहुत सारे सेलेक्टेड है, हम लोगों ने अनवांटेड को हटा दिया है। लेकिन जब जंगल जाओगे तो वहाँ एक नई नई चीज़ें मिलेंगी जो तुमने कभी नहीं देखी होंगी, वो अनटच्ड है। तो इसलिए हमें अगर कोई जंगल काट रहा है या डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, सो विल इट एनी वे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और नॉट? इट इज़ ए लॉस इफ डिफॉरेस्टेशन। सारे जंगल हटा दिए जाए, हमारे 23% फॉरेस्ट हैं, और उनको अगर लोग काटते जाएंगे तो क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी? सो वी शुड नॉट ये कट आवर फॉरेस्ट। देखो अगले में क्या लिखा है,
कि a major threat of survival of these organism is deforestation. So जरा देखिए deforestation क्या होता है? फॉरेस्ट का सर मतलब फॉरेस्ट को ही Cutting of forest for wanting of land, land के लिए भी होता है timber. Timber का क्या मतलब होता है? लकड़ी. लकड़ी ठीक है, for wanting of लैंड एंड टिम्बर, जमीन चाहिए होगी या लकड़ी, इसीलिए तो जंगल काटे जाते हैं. इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. कटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट. कहाँ के ट्रीज? फॉरेस्ट. फॉर टिम्बर एंड लैंड, कि वहाँ की जमीन हमें मिल जाए, एंड लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इज ए थ्रेट फॉर बायोडाइवर्सिटी. तो एनिमल्स के लिए भी थ्रेट है. वनस्पति तो तुम्हारी गई, फ्लोरा तो गया, फौना भी चला गया. हाँ बोलो. सर ईस्टर्न कोस्टलाइन में इतना सारा मतलब मडी एरिया था, पर वेस्ट में इतना ग्रीनरी की कोस्टल लाइन. इसलिए क्योंकि जो कावेरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, रावी, ये सभी नदियां ऐसे जा रहा है. वो जो टेबल टॉप है ना, तो वो यहाँ से बह बह के यहाँ आ रही है, तो वहाँ नहीं गिर रही, वहाँ मालाबार कोस्ट है. ये वाला जो है ये क्या है बताओ, ये कौन सा कोस्ट है? इतना ऊंचा पहाड़ है. और उसी मालाबार हिल्स में ही अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, रेखा और इस तरीके से काजोल सबके घर बने, जिसमें इतनी इतनी जमीन 15-15 करोड़ की है. वहाँ हम जैसे लोग जाते हैं तो कितने चौकीदार घुसने नहीं देते. ठीक है, सामान में अगर कोई चला जाए ऑल्टो से तो कार नहीं जाने देते हैं. 50-60 करोड़ के ऊपर की कार तभी जा पाती है, उस गली में नहीं जा पाती. मालाबार, यहाँ इतना ऊंचा कोस्टल लाइन है, मालाबार कोस्ट है. और वहाँ पे जब बारिश होती है तो सब बह बह के कहाँ जाता है बताओ? उधर वाले, वहाँ की कोस्टल लाइन. तो वहाँ गिरेगा तो क्या वहाँ सिल्ट फैल जाएगा? तो जब वहाँ सिल्ट फैल जाएगा तो इतना चौड़ा समझ आ गया. और यहाँ मालाबार को सही है. अब देखो, इट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन. हाँ अब आप बता सकते हो जो हमने बताया. हाँ, मेरा कहने का मतलब है ये जो साउथ है, तो साउथ में हमने कहा कि उसके और अंदर चले जाओ यहाँ पे, तो क्या एक टेबल टॉप है जहाँ पर पूरा एक स्टोन है या पहाड़ है. लेकिन ये ऐसे पहाड़ नहीं कि पूरे ऊपर हो. अगर ऊपर से प्लेन हो, थोड़ा ऊंचे पत्थर हो, लेकिन ऊपर से प्लेन हो, उसे प्लेट्यू कहते हैं, उसको पठार कहते हैं. क्या कहते हैं? एक होता है पहाड़, एक होता है यहाँ उठ जाए बीच में प्लेन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्लेट्यू. तो लेकिन हमारे प्लेट्यू ऐसे नहीं है कि ऊपर से ऐसे हो, यहाँ ऐसे है और फिर ये ऐसे जा रहा है. जैसे तुम्हारी टेबल, स्कूल की टेबल नहीं होती है कि ऐसे झुकी, तो यहाँ ज़्यादा झुकी, ये नहीं, ऐसे तिरछी टेबल, यहाँ ज़्यादा उठी फिर थोड़ी उठी फिर ऐसे. तो बोलो बारिश होगी तो जो पानी आएगा वो उधर गिरेगा कि इधर से गिरेगा? और अगर इधर गिरेगा, जैसे यहाँ पानी बारिश हुई तो सब नदियाँ कहाँ आके गिरती बताओ? देख लो, ये गोदावरी है, गोदावरी यहाँ झील बनी हुई है, और लेकिन ये चूंकि झुका वहाँ है तो सब वहाँ गिरती है क्या? और जब यहाँ पे गिरेंगी तो बोलो अपना जो सारा सिल्ट है या मिट्टी है या रेत है, क्या वो यहाँ इकट्ठा करेंगे? और इकट्ठा होने की वजह से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, रावी, ये सब यहाँ गिरती हैं. कुल 17 नदियाँ हैं साउथ की जो यहाँ गिरती हैं. और इस वजह से ये एक वाइडर स्ट्रिप है जो यहाँ का ईस्टर्न कोस्ट. समझ आ गया? तो हमें क्यों डिफॉरेस्टेशन लीड्स to loss of biodiversity, it leads to loss of flora and fauna, leads to loss of flora and fauna. देख लो, हमें what should we do, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? We should promote afforestation. हमें पेड़ लगाने चाहिए. क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने. We should promote afforestation and government should open
और टेक केयर ऑफ बायो सेंचुरी, बायो रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर लिखा था यही पैराग्राफ में सबसे लास्ट में, और नेशनल पार्क्स, और किसको बताइए, बर्ड सेंचुरी, और बर्ड सेंचुरी खोले और उन जो है उनकी भी देखभाल करें। समझ में आई बात की नहीं? सो वी शुड, इससे देखो क्या हो रहा है बताइए दीप, क्या मंगल तुम मुझे बताओगे? दैट इज ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए किए जा रहे हैं? टिम्बर एंड लैंड। देखो, प्रोक्योरिंग लैंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज और मेकिंग फर्नीचर। लैंड तो चाहिए, मेडिसिन के लिए भी कर दो। मेडिसिन से तो लोग पत्तों से ले लेते हैं और उसकी जो ऊपर की छाल होती है ना, पाल, उससे ले लेते हैं। और लेकिन ये जो लैंड है, लैंड किसके लिए चाहिए? हाउसेस के लिए और इंडस्ट्री के लिए। और टिम्बर किसके लिए? फर्नीचर के लिए, सर पेपर इंडस्ट्री, ये सब के लिए किया जाता है। अब जरा देखिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के नुकसान पढ़ो। देखो क्या क्या लिखा है बताइए। तुम ये बताओ, ज़्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे मगर यही जो 84 में तुम्हारे पापा की यहाँ पोस्टिंग रही होगी तो 4 पेड़ थे पूरे जोधपुर, 4 थे। एक यहाँ पर इस मेन गेट के पास था पीपल का पेड़, और 2 बबूल के पेड़ थे घंटाघर के पास। और ये बताओ साल में कितनी बारिश होती थी? एक होती थी, कई बार पूरा जोधपुर सूना रह जाता था। और आज देखो जो भी पेड़ तुम देखोगे सरकार ने सब नीम का लगाया, सरकार ने लगाया 90% पेड़ इस समय जोधपुर में किसके हैं? नीम के पेड़। क्यों ऐसा किया? सर जो एक थी पहले प्राइम मिनिस्टर एक कोई थी, उनने ये स्प्रे करवाया था सर नीम के सीड्स यहाँ पर। हाँ। तो उससे कि नीम को ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए होता है, वाटर भी, एंड वो अपने आप ग्रो कर सकते हैं और कोई उनको नुकसान भी नहीं पहुँचाता। जैसे मैंगो या किसी का लगाते तो उनको मेंटेनेंस चाहिए, अगर वो ग्रो हो जाते तो उसके लिए झगड़ा होता कि ये पेड़ मेरा आम चाहिए ऐसा। और सर वो रिच और ये किसी को इसमें झगड़ा भी नहीं ना आम क्या किसी का। जब उन्होंने स्प्रे करा दिए तो नीम सबसे ज़्यादा एयर प्योरीफायर किस चीज़ के लिए? और एक और भी बहुत बड़ी बात है, प्रेसिपिटेशन, ये बहुत अच्छी बात है, जब बादल ऊपर से जा रहे होते हैं सफ़ेद बादल, तो नीम से जो पानी निकलेगा उड़ेगा, ट्रांसपिरेशन होता है, उस पानी से वो बादल और वाटर से रिच हो जाएगा और वो काला बन जाएगा, घना, और वहीं बरस जाएगा। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ट्रीज ब्रिंग रेन? तो ट्रीज हमेशा जंगल के ऊपर से अगर बादल गुजर गए, जंगल से इतना पानी उड़ रहा है पेड़ों से, क्योंकि पेड़ को जो पानी देते हैं तो उड़ेगा ना पत्तियों से, उसमें स्टोमेटा होते हैं, तो उड़ उड़ के वो सब बादलों को रिच कर देगा और बादल इतने भारी हो जाएंगे कि आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, वहीं पे बरस जाएंगे। बात समझ आ गई? बहुत बड़ी बात कही। तो ट्रीज कॉज प्रेसिपिटेशन हेंस ब्रिंग रेन। समझ में आ गई बात? तो हाँ सर, जैसे सर जो नीम के पेड़ है सर उससे ज़्यादा बारिश होती है, बट सर जैसे जोधपुर से कंपेरिजन में सर दूसरी जगह लाइक सर उसके आसपास के सर जो स्टेट से लाइक सर लाइक मध्य प्रदेश इस साइड से सर वहाँ ज़्यादा बारिश होती है सर। एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पर या और आगे चलो, ये गुजरात है, ये क्या है, और फिर इसके बाद और चलो ये यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, ये अब देखो, तो ये रीजन, ये अरावली पर्वत है, अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के इधर पाली है, और ये कहाँ है? ये क्या है बोलो? जोधपुर। तो जब ये और यहाँ पर जब हम और नीचे जाएं तो बादल यहाँ से आते हैं, दैट इज मेडागास्कर से। ये अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, और पीछे यहाँ तो देखोगे तो यहाँ अफ्रीका पड़े, और अफ्रीका में एक छोटा सा एक जगह है जिसका नाम क्या है? मेडागास्कर। तो जब यहाँ नागपुर में कड़कती गर्मी पड़ती है 60 डिग्री, जब बहुत गर्मी पड़ती है ना तो हवा सब उड़ जाती है एक्सपेंड होकर, तो वहाँ एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। अगर कहीं पर बहुत धूप पड़ी तो समझना आंधी आएगी, क्योंकि उस जगह की हवा को भरने के लिए 10 जगह से हवा आती है कि नहीं? सर्दियों में आंधी नहीं आती है, हमेशा कब आंधी आती है? क्योंकि गर्मियों में हवा एक्सपेंड होती है और उड़ जाती है। टेक में लगाओ आपका, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब यहाँ पर जब गर्मी पड़ी तो क्या यहाँ की सारी हवा उड़ गई एक्सपेंड होके, तो इस हवा को भरने के लिए कहाँ से हवा आई? या वाटर लेडन क्लाउड्स कहाँ से आए? पानी से भरे हुए बादल कहाँ से आए बताओ? मेडागास्कर, अफ्रीका से। ये 1.5 महीने में चल चल के यहाँ से एंटर किए। कहाँ से एंटर किए? इधर से अगर करेंगे तो ये पूर्व है। कौन सा एरिया बताओ? ईस्ट है,
और ईस्ट से जब ये एंटर करते हैं तो जो गांव वाले कहते हैं कि ये पूर्व से आने वाली जल से भरे बादल हैं, इसलिए इन्हें पूर्वाई कहें। और या तुमने गाना सुना होगा, पवन पुरवैया चले रे पुरवैया। और अगर कभी कभी यही बादल यहाँ पर भी कभी कभी थोड़ा सा इसका यहाँ पर मालाबार कोस्ट में टकरा जाते हैं तो उनको पछुआ पवने कहते हैं। पश्चिम से आने वाली पवनों को क्या कहेंगे? वेस्ट से पछुआ। लेकिन वो सारा मालाबार कोस्ट इतना ऊंचा यहीं टकरा के 7 दिन 8 दिन मुंबई को पूरा लबालब भर देते हैं। वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। 8-8 दिन बारिश होती है मुंबई में। लेकिन जो यहाँ आया बताओ, क्या बताओ, वो पाली में बारिश करेगा अरावली से टकरा के। और जो जोधपुर है वो रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो बारिश मान लो अरावली पड़ गई तो यहाँ सब बारिश हो गई तो जोधपुर में बरसेगा। तो जोधपुर के हाथ सिर्फ सफ़ेद बादल लगते हैं, लेकिन जोधपुर ने नीम के पेड़ लगा करके अब उनका प्रेसिपिटेशन कर दिया है और पर्याप्त रूप से वो पानी लेने लगा। जोधपुर अब अपने आप में एक ठीक ठाक बारिश वाला क्षेत्र बन गया। कल रात को जैसे हुआ वो बात समझ आ गई कि नहीं? हैं? सर हाँ। सर लेकिन सर मेडागास्कर तो एक आइलैंड है सर, वहाँ से इतना सारा प्रेसिपिटेशन वहाँ पर ही अफ्रीका के आसपास जो भी है ना, तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ में ये जो बीच की जगह है ना, यहाँ सन बहुत तेज चलता है इक्वेटर। और सन यहाँ चलता है। ये अफ्रीका है, ये क्या है? तो यहाँ पर बहुत पानी ऊपर उड़ता है। धूप ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा? बहुत पानी उड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ इतना बादल है। और कहीं आसपास अगर ऐसा कोई क्षेत्र मिल जाए जो लो प्रेशर जोन हो, वही है चल देते हैं। तो इंडिया में लो प्रेशर जोन है। हर साल मई के महीने में वहाँ 60 डिग्री पहुँचता है। हर साल ये आते हैं, चूँकि इनका एक शेड्यूल है, इनके आने का एक शेड्यूल है, इसलिए इनको मानसून कहते हैं। जो चीज़ एक सही समय पे एक सही डेट में हमारे यहाँ इंडिया में 1 जून को हर साल मानसून रिपोर्ट कर देता है। ओके, रिपोर्टेड सर। अब बम्बई में बारिश होती है हर साल 1 जून को बम्बई में बारिश होती है। तो जो चीज़ एक पैटर्न पे बारिश हो उसे क्या कहते हैं? मानसून। इसलिए यहाँ के लोग मानसून पर निर्भर हैं और वही रबी खरीफ जायद की फसलें यहाँ उगाई जाती। बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया रीडिंग द व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ, क्या नुकसान है डिफॉरेस्टेशन के ना। अब जरा देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा बताइए। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस, इसके दुष्परिणाम क्या है ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब तुमको क्या लगता है गौरव, अगर पेड़ होंगे तो हमारे बात पेड़ CO2 देते हैं कि O2? इतना पहले बताओ। ये तुम अच्छा अब क्या लोग चलता है, ऐसे तुम नहीं कर सकते। सबका कोई कुछ राहुल गांधी चाहते, कोई मोदी, ऐसे नहीं। जो भी दिलवाना चाहता है पेड़ उसके घर के हैं। तो पेड़ CO2 लेते हैं, क्या करते हैं और देते क्या है? O2 ऑक्सीजन। जो एक पेड़ हमारे सामने यहाँ लगा हुआ है तो इसकी अगर जो मेडिकल साइंस ने कॉस्ट आती है 17 करोड़ का एक पेड़ है। 17 करोड़ यानी वो जितनी ऑक्सीजन देता है, अगर हम उस ऑक्सीजन की कीमत निकालें, जैसे हम लोगों ने देखा कोरोना के काल में ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ गए थे और एक सिलेंडर 80,000 के आ रहे थे, तो ये साल भर में कितनी ऑक्सीजन दे देता होगा? अगर इसकी उसके हिसाब से कॉस्ट निकाली जाए तो 17 करोड़ साल का। समझ में आ गई? मतलब ये ऑक्सीजन की भरमार है। और जो फिल्ट्रेशन, एयर प्योरीफायर कितनी कर दे रहा है वो सब भी देखो। तो पहली बात क्या बताइए, अगर अब इस बताओ, इफ देयर इज ए डिफॉरेस्टेशन, तो हमारे वातावरण में अगर ये पेड़, मैंने ये जैसा पेड़ है और ये देखो हमने ऐसे कट कर दिया, अब बताओ हमारे वातावरण में CO2 बढ़ेगा कि O2? CO2। क्योंकि CO2 लेने वाला कोई बचा ही नहीं। समझ आई बात? तो बाई कटिंग ट्रीज क्या होगा बताइए? लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। लेवल ऑफ CO2, यदि CO2 बढ़ गया तो क्या होगा? इससे क्या? अच्छा, इन अवर एटमॉस्फेयर increases which causes global warming.
पहली चीज देखो। अब दूसरी चीज, अगला पेज पलटो। क्या तुमको ऐसा लगता होगा प्रियांशु कि जंगलों में, कभी सुना हो कि जंगलों में बाढ़ आ गई? हाँ बोलो। सर ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो जो पेड़ होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। सॉइल पकड़ के रखते हैं। सर वो जो ड्रॉप्स होती है रेन की, वो डायरेक्ट जमीन को टच नहीं करती, क्योंकि वो जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उससे होके आती है। हो क्या कि एक साथ तो गिरेगी नहीं। और जो जमीन है, यहाँ से सीमेंट बना है, रोड बनी है, यहाँ का पानी इकट्ठा होकर बाढ़ बना देगा। लेकिन वहाँ तो जितना गिरता जाता है, जमीन बहुत सॉफ्ट है, जमीन बहुत सॉफ्ट है, वो अंदर ही जाता जाता है। तो क्या इसकी वजह से, पेड़ों की वजह से, जंगलों की वजह से वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है क्या? रिचार्ज। और अगर ये पेड़ ना हो और सिटी हो तो क्या बाढ़ आ जाएगी? यस सर। तो ये बताओ, जो जंगल है वो बाढ़ को रोकते हैं कि लाते हैं? बाढ़ को रोकते हैं। जहाँ जंगल है वहाँ कभी बाढ़ आ ही नहीं बांध सकती। का तो काम। इसलिए ये क्या होगा बताइए कि दिस कॉज फ्लड। इसकी वजह से क्या होगा? अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो गई, फिर से समझो निपुण, ग्लोबल वार्मिंग से तुम्हें क्या लगता है कि क्या ज्यादा पानी समुद्र से ऊपर उठेगा? ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो क्या ज्यादा वाटर सी से ऊपर उठेगा? फिर से देखिए कि सर ग्लेशियर्स का ग्लेशियर पिघलेंगे, वो बात अलग है। हम लोग तो डूबने वाले नहीं, हम लोग 2000 मीटर ऊपर है। जोधपुर में लिखा है, स्टेशन में जाओ, समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर। पहले 1 मीटर ऊपर मुंबई डूबेगा, फिर 3 मीटर ऊपर गोवा डूबेगा, फिर 7 मीटर ऊपर उड़ीसा डूबेगा। हम तो 2000 मीटर ऊपर। ठीक है, हम लोग उनके लिए अफसोस मना लेंगे। अब जरा देखो, ये मेरे कहने का मतलब है, ये वाटर है, तो वाटर क्या ऊपर इसकी वेपर्स उड़ेंगी? तो इवेपोरेशन होता है। तो अवीश ये बताओ, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा। अच्छा, ये इवेपोरेशन ज़्यादा होने से क्या इसके ऊपर बादल बनेंगे? यस सर। अच्छा, अब यही सन रेज जमीन पे पड़ी, सन रेज जब जमीन पर पड़ती तो क्या होगा बोलो? क्या लैंड जल्दी गर्म होती कि पानी? लैंड जल्दी गर्म होती। तुम देखो जैसलमेर, ये कितना गर्म है, पानी चिलचिलाती हुई धूप में भी तुम पानी में डूब जाना, मेरी बात समझना, कभी नहीं जलोगे। तो लैंड 50 में पहुंच जाएगी, वहाँ पापड़ तले जा सकते हैं। तो पानी में पापड़ तल लोगे क्या? पानी गर्म ही नहीं होता जल्दी। तो ये जब लैंड गर्म होगी तो इसके ऊपर की हवा का क्या होगा? फैल जाएगी। तुम वही धूप में रखो गुब्बारा, इतना बड़ा हो जाएगा, फ्रिज में रखोगे इतना सा रह जाएगा। तो जब ये हवा फैल के ऊपर उठ जाएगी, तो ये जो खाली जगह बची, लो प्रेशर जोन, क्या इसको भरने के लिए बादल इधर आएंगे? और इधर ये बादल आए क्योंकि लो प्रेशर जोन है। कैसा है? लो प्रेशर जोन। और जब इधर बादल आए, इनका स्वागत यहाँ पर जंगलों ने किया, तो क्या इनसे टकरा कर ये यहाँ पे बारिश कर देंगे? सही है, क्योंकि आप ही ने बताया ना श्रेयस की प्रेसिपिटेशन बढ़ता है। अब बताओ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इवापोरेशन होकर ऊपर इनका फिर से पानी बन जाना, क्या कंडेंसेशन? अच्छा, इनका इवापोरेशन हुआ पानी का, अब पानी ऊपर गया तो क्या हुआ? कंडेंसेशन। अब पानी का अब कंडेंसेशन हो कि ये जो बरस रहा है, ये बादल, ये प्रेसिपिटेशन है। इस चीज को कहते हैं। और फिर यहीं पर एक नाला खुदा हुआ है, उस नाले से क्या पानी यहाँ पहुँच जाएगा? तो फिर से पहुँच जाएगा। इट इज प्रेसिपिटेशन। इस पूरे प्रोसेस को, जो इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू सी, इट इज ए कॉल्ड वाटर साइकिल। इस तरीके से सदियों से चल रहा है। इसी को क्या कहते हैं? जल चक्र। दैट इज वाटर साइकिल। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था अवीश, इफ देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या ज्यादा बारिश होगी कि कम होगी? ज़्यादा। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इवेपोरेट ज़्यादा होगा। सही बात है, यही हमारा अगला पॉइंट है। और अगले पेज का ऊपर की पहली पैराग्राफ जरा देखो, क्या कहा गया है? दैट इज, सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है? इफ ग्लोबल वार्मिंग अकर्स, तो क्या होगा बोलो? देन मोर रेन विल अकर,
मोर इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा ना, पानी ज़्यादा उड़ेगा कि नहीं, आलो, सो मोर इवेपोरेशन विल टेक प्लेस, ज़्यादा इवेपोरेशन हो गया, अगर समुद्र में डूबने से लोग बचे तो बादल बाढ़ ला देगा, मरोगे तो तुम ही जल प्रलय में जाओगे। The global warming will take place, more evaporation will take place, and more rain will occur. फिर क्या होगा बोलो? इन्होंने क्या कहा? This will lead to global warming. Temperature on Earth may disturb water cycle. अच्छा, this cause drought. देखो इन्होंने और एक बात कही, बोली ये कंडेंसेशन हो जाएगा, लेकिन पेड़ों के ना होने से ये बादल अब यहाँ बरस नहीं पाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था। पेड़ तो तुमने काट डाले, हाँ। वो जाएंगे सब हिमालय में बरसेंगे, यहाँ नहीं बरसेंगे। कहाँ जाएंगे बोलो? भाई तुम्हारे पास पेड़ थे तो तुम बुला ले रहे थे, जो तो अब काट डालो सारे, तो यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो क्या होगा बताइए? इवेपोरेशन का छोड़ दो, देन क्या होगा बताइए? इफ ग्लोबल वार्मिंग अकर्स देन इट विल ब्रिंग ड्रॉट, क्योंकि वहाँ लेस रेन हो जाएगी, नो ट्रीज है ना, तो देन तो पानी लेके जाएंगे वहाँ बरस जाएंगे। वहाँ नहीं बरसाएंगे, वो कहीं और जाके हिमालय में सब बरसाएंगे। तो यहाँ पे पानी इट विल ब्रिंग ड्रॉट। ड्रॉट का क्या मतलब होता है? सर सूखा। सूखापन। उनका पेड़ ही बारिश लाते हैं, इतना ध्यान रखना। अब जरा देखिए आगे, तीसरी चीज क्या है? और डिजर्टिफिकेशन से निपुण तुम क्या समझते हो? तीसरा चीज पूछा जा रहा है, डिजर्टिफिकेशन क्या है? सर डिजर्टिफिकेशन, सर सर जो डेजर्ट्स है सर उनका समझो इस बात को। सब यहाँ पर जो सलमान खान है वो काले हिरण के शिकार के लिए अपराधी या जोधपुर के हाई कोर्ट में आता है। यहाँ के लोग काले हिरणों की पूजा करते हैं, और इतने सारे काले हिरण एक समय यहाँ पर थे कि वो लोग जमीन से उगने वाली घास को उगने से पहले ही खा जाते थे। नई घास उगी अभी एक दिन पहले, अरे उगने तो दो। हिरण इतने ज़्यादा हो गए, सब खा खा के, तो जो जमीन को पकड़ती थी घास, क्या अब घास खत्म हो गई तो जमीन पे पकड़ खत्म हो गई? घास ही तो पकड़ती है। तो ऐसे केस में कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल सॉइल इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। यही राजस्थान पहले एक समय हरा भरा क्षेत्र था, लेकिन लोगों के द्वारा काले हिरणों की पूजा किए जाने की वजह से और उन हिरणों के द्वारा उस नई घास की कोपलों को खा जाने की वजह से यही उपजाऊ भूमि आज एक रेत के अंबार के रूप में तब्दील हो गई है। इसी को डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। तब बात आजकल लोग पूजा करते हैं। करते होंगे, लेकिन समझ में आ गए इसके कॉन्सिक्वेंसेस। एक जो उन्होंने, हाँ सर आपने सर एक पॉइंट बताया था, जैसे कि अगर मतलब सर गर्मी होती है सर, वहाँ पे सर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। सर तो आपने जैसे बोला कि सर हिमालय में होती है, सर हिमालय में सर ठंडी ठंडी रहती है, हाँ। तो सर वहाँ पे सर फिर लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन वहाँ नहीं क्रिएट होगा, लेकिन ये जो बादल यहाँ आगे जा रहे हैं तो एयर की वजह से ये वहाँ चलते चले जा रहे हैं, तो लास्ट में इनको एक बहुत बड़ी वाल मिल गई, पहाड़ एक वॉल की तरह तो है, तो अंत में वो उससे टकरा जाएंगे। बादल भी बढ़ मतलब आए तो इंडिया में लो प्रेशर जोन की वजह से इतनी दूर चल के आ गए, तो हवा की वजह से क्या होगा बताइए? तो एयर भी पीछे पीछे आ रही है उस हवा को भरने के लिए, लेकिन एक मोमेंटम होता है ना, एक चीज़ जब चलती है तो अचानक नहीं रुक सकती है, वो थोड़ा और आगे तक चली जाती है। तो यहाँ तक मैदानों में तो बिल्कुल भीषण गर्मी है, मैदानों के ठीक बाद ही तो हिमालय हैं, देखा था, तो बस वहीं टकरा के बस आते, तो चलते जाते टकरा के बारिश होती है। टकरा के बारिश कर देते हैं। तो इफ अब तीसरी चीज़ क्या है कि नाउ द ड्यू टू, इसके बाद क्या होगा? पेड़ नहीं रहेगा, तो लिखो प्लांट्स होल्ड द सॉइल, इफ देयर इज नो प्लांट देन सॉइल विल बी ब्लोन अवे बाय एयर। ये हवा में यहाँ उड़ी वहाँ उड़ी, इसने हवा लात मारती रहती है सॉइल को, और अल्टीमेटली घूमते घूमते लुढ़कते लुढ़कते ये अपनी फर्टिलिटी खो देती है और वो रेत बन जाती है, फिर वो कभी सॉइल नहीं बनती। सो देखिए ट्रीज क्या करते हैं बताइए? ट्रीज होल्ड सॉइल, इफ देयर आर नो ट्रीज देन सॉइल क्या होगी? सॉइल विल गेट कन्वर्टेड, वो रोलिंग होती रहेगी, कन्वर्टेड इनटू सैंड, ये सैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड
इसको मरुस्थलीकरण कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन। जो थार डेजर्ट है दुनिया का दूसरे नंबर का डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। और अफ्रीका जैसे यहाँ पे है ना अफ्रीका, तो ये देखा यहाँ सहारा है और इंडिया में थार है। अब ऑस्ट्रेलिया में 10 डेजर्ट। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि कौन से 3 डिफरेंट कॉजेज हैं दिव्यांश, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के, क्या 3 नुकसान हैं? ओनली लिस्ट। सर एक तो ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, सर एक ड्रॉट, हाँ, और सर एक डिसर्टिफिकेशन वाला। मरुस्थलीकरण, हाँ, मतलब डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट जानते हो? ठीक है, डेजर्टिफिकेशन। ओके, नाउ अब जरा देखिए, डिफाइन फ्लोरा, डिफाइन फौना। बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, राइट रिलीफ पैटर्न्स ऑफ इंडिया, डेजर्ट कन्वर्जन ऑफ fertile soil into desert is called desertification. फिर से समझो इस चीज को, desertification क्या बताया? Conversion of fertile, उपजाऊ होती है, into desert area due to deforestation, due to is called desertification. ये वो हाई माउंटेन, High mountain, Deccan Plateau, Deccan Plateau लिखना, Eastern and Western coast, Northern plains, not the plain है, कोस्टल एरिया, coastal areas और Iceland. डेजर्ट, desert है ना, वो गोल्ड। ये कितने एग्जाम्पल इसके? 1 2 क्या 6 छह हैं जो है। देखो उत्तर के मैदान, ठीक है, और तो नॉर्दर्न प्लेन्स अलग है और आइलैंड अलग है। आइलैंड है लक्षद्वीप, अंडमान जो नीचे वो डेक्कन प्लेट्यू, आइलैंड नॉर्थर्न अलग। प्लेट्स, कोस्टल एरिया। ये दो वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, तो फ्लोरा एंड उनका वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, पर्टिकुलर रीजन। डिफॉरेस्टेशन, तो कर गए। सर ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये ध्यान है, नहीं Desertification समझ आ? हाँ वो तो सर वो सेकंड फ्लोरा फाउना रिलीफ पैटर्न भारत में क्या क्या पाया जाए? डेटा हैंडलिंग का तुमको मिल गया है?
हाँ नीचे आ